है ना। तो देखिए पिछले चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था वेव ऑप्टिक्स में। वेव ऑप्टिक्स में हमने एक चीज पढ़ी थी, किसके बारे में पढ़ी थी, लाइट के बारे में, और लाइट के नेचर के बारे में पढ़ी थी। लाइट का नेचर हमने क्या बताया था, किस नेचर का होता है, पार्टिकल की वेव नेचर का। वेव ऑप्टिक्स में हमने ये देखा था कि लाइट का जो नेचर होता है वो कौन सा होता है, वेव नेचर का होता है ना। उसमें हमने एक स्टार्टिंग में मैंने न्यूटन की एक थ्योरी बताई थी। न्यूटन ने सिर्फ बताया था कि लाइट कौन सी नेचर का है, पार्टिकल नेचर का। लेकिन उसके बाद हाइजीन ने फिर क्या बताया कि लाइट कौन सी नेचर की है, वेव नेचर की है। लेकिन फिर उसको आगे इंटरफ्रेंस और डिफ्रेक्शन और पोलराइजेशन ये प्रूव किया कि लाइट वेव नेचर की। हाइजीन ने सिर्फ बताया था, उसका कोई प्रूफ नहीं था। लेकिन फिर इंटरफ्रेंस यानी यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और फिर फ्रेनहोफर सिंगल स्लिट वाला एक्सपेरिमेंट, ये सब एक्सप्लेन किया। और फिर पोलराइजेशन ने क्या बताया था, पोलराइजेशन क्या बताया था, लाइट जो है वो ट्रांसफर से होती है, ये बताया था पोलराइजेशन ने, है ना। पोलराइजेशन ने ये नहीं बताया था वेव, बोला था वेव तो पहले ही इंटरफेरेंस और डिफ्लेक्शन ने बता दिया था। जो पोलराइजेशन था वो ये बताया था कि लाइट कौन सी नेचर की है, ट्रांसवर्स वेव नेचर की है ना। लेकिन अभी आगे एक एक्सपेरिमेंट आपको इस चैप्टर में पढ़ना है जिसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वो प्रूफ करेगा कि लाइट कौन से नेचर की है, पार्टिकल नेचर की। अब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला जो एक्सपेरिमेंट है वो आपको प्रूफ करके बताएगा कि लाइट कौन से नेचर की है, पार्टिकल नेचर की। तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि लाइट कौन से नेचर की, वेव नेचर की। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि लाइट कौन से नेचर की है, पार्टिकल नेचर की। तो लास्ट में इस बात को एक्सप्लेन किया गया कि लाइट जो है दोनों नेचर की है, पार्टिकल नेचर की भी है और वेव नेचर की भी है। बस वो किस एक्सपेरिमेंट में हम लोग कर रहे हैं उसके बेसिस पे वो डिपेंड हो, यानी कहां पर हम लाइट के बारे में स्टडी कर रहे हैं उसके बेसिस पे वो होगा। लाइट अलग अलग जगह अलग अलग बिहेवियर शो करेगी, कहीं कहीं पार्टिकल नेचर शो करेगी और कहीं कहीं वेव नेचर शो करेगी। तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या है, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन का मतलब लाइट एंड मैटर, आगे क्या है, मैटर। यानी कि आपको लास्ट में फिर उसके बाद एक डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस है, उन्होंने ये बताया कि अगर लाइट जो है अगर दोनों नेचर शो कर सकती है तो जो मैटर है, मैटर मतलब जैसे हम ये मार्कर, चेयर, टेबल, ये सब मैटर है ना। तो उन्होंने बोला इस मैटर के पास भी कौन सा नेचर होगा, वेव नेचर होगा। पार्टिकल नेचर तो हम जानते हैं, हर मैटर के पास पार्टिकल होता है, ये तो हम पहले से जानते हैं। लेकिन लास्ट में इसमें एक एक्सपेरिमेंट है, डाइजेशन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट। उससे पहले डी ब्रॉगली ने बताया कि लाइट जो है वो कौन से नेचर की हो जाएगी, सॉरी मैटर कौन से नेचर का हो जाएगा, वेव नेचर का हो जाएगा। अरे बोलो भाई बात समझ में आ रही है। तो इसीलिए इसमें आपको पहले जो पढ़ना है वो तीन मतलब कुछ पहले जो ज्यादा बड़ा जो है वो कॉन्सेप्ट वो यही है लाइट के बारे में, कि लाइट जो है वो पहले हम लोग ये बताएंगे कि लाइट जो है वो कौन से नेचर की है, पार्टिकल नेचर। फिर लास्ट में बोलेंगे कि लाइट दोनों नेचर की। और फिर उसके बाद लास्ट चैप्टर के लास्ट में बिल्कुल आपको पढ़ना है कि मैटर जो होता है वो भी दोनों नेचर का होता है। तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम जो है वो है डुअल नेचर, है ना। इस चैप्टर का नाम जो है वो है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन का मतलब लाइट, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, है ना। तो पहले हम लोग रेडिएशन के डुअल नेचर के बारे में पढ़ेंगे। रेडिएशन का मतलब होता है लाइट, है ना, बहुत तरीके की रेडिएशन होती है वो भी। और फिर लास्ट में हम लोग मैटर के डुअल नेचर के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो जैसे मान लीजिए अगर रेडिएशन है ना, रेडिएशन का मतलब लाइट, है ना। ये जो रेडिएशन है लाइट, ये हम लोग कौन सा नेचर इसका पढ़ चुके हैं, क्या हम लोग पढ़ चुके हैं, वेव नेचर पढ़ चुके हैं। लाइट जो होती है वो कौन सी नेचर की होती है, वेव नेचर की। कौन एक्सप्लेन किया इसको, इंटरफेरेंस, हाजी ने तो बताया था, इंटरफेरेंस और डिफ्रेक्शन, है ना, ये सब एक्सप्लेनेशन ने इन्होंने दिया। उसके बाद लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर की भी होती है। लाइट जो होगा वो पार्टिकल नेचर का भी होगा। पार्टिकल नेचर कौन एक्सप्लेन करेगा, जो अभी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसको कौन एक्सप्लेन किया था कि लाइट वेव नेचर की है, वो इंटरफेरेंस ने एक्सप्लेन किया। इंटरफेरेंस और डिफ्रेक्शन, ये दो कॉन्सेप्ट ने एक्सप्लेन किया कि लाइट जो है वेव नेचर की। और इस चैप्टर में हम लोग एक
इफेक्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ना, ये बताएगा कि लाइट कौन से नेचर की है, पार्टिकल नेचर। समझ में आ रही बात? ये एक पार्ट हो गया। ये चैप्टर पूरा दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक लाइट के बारे में पढ़ना और लाइट के किसके बारे में पढ़ना, कौन से नेचर के बारे में, पार्टिकल नेचर, क्योंकि वेव नेचर हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके, वेव ऑप्टिक्स। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है इस चैप्टर का, उसका नाम है मैटर। मैटर के बारे में पढ़ना है ना। मैटर जो है कौन से नेचर का होता है ये आप जानते हैं, किस नेचर का, पार्टिकल नेचर। अरे भाई हम लोग पार्टिकल है ना कि हम लोग वेव हैं, हम लोग पार्टिकल है ना, तो वो हम लोग जानते हैं, वो हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि जितनी भी चीजें हमको दिख रही है मैटर, जो भी मैटर हमको दिख रहा है वो कौन से नेचर का है, पार्टिकल नेचर का। लेकिन डी ब्रॉगली ने पहले अपनी हाइपोथेसिस दी, उसके बाद डेविसन एंड जर्मन ने एक्सप्लेन किया इस बात को, डेविसन और जर्मन ने इस बात को एक्सप्लेन किया कि जो मैटर है वो वेव नेचर का भी होता है। अगर लाइट के पास डुअल नेचर है तो मैटर के पास भी डुअल नेचर होगा। लेकिन इन्होंने कौन से मैटर के बारे में बताया, हम लोग मतलब बड़े मैटर के बारे में नहीं बताया, बहुत स्मॉल, किसके बारे में बताया, इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया। जो डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट है उन्होंने सिर्फ इलेक्ट्रॉन को प्रूव करके बताया कि इलेक्ट्रॉन के पास वेव नेचर भी होता है। वो क्या हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन कैसे नेचर का है, जो हम पहले से जानते हैं, पार्टिकल नेचर का। लेकिन यहां पर डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट लास्ट में प्रूफ होगा कि कौन से नेचर का है, वेव नेचर का। तो यहां पर मैटर को हम लोग बोलेंगे कि वो वेव नेचर का भी होता है, वेव नेचर का भी होता है, जो लास्ट में डेविसन एंड जर्मन एक्सप्लेन करेंगे, है ना। और मैटर में हम लोग को कौन सा पढ़ना है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन के बारे में हम लोग बताएंगे, इलेक्ट्रॉन या कोई भी चार्ज। डेविसन एंड जर्मन ने सिर्फ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया, या कोई भी चार्ज पार्टिकल या बहुत स्मॉल पार्टिकल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि वो वेव नेचर का होता है। समझ में आया इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। इस चैप्टर में रेडिएशन यानी लाइट के कौन से नेचर के बारे में पढ़ना है, पार्टिकल नेचर। और मैटर के कौन से नेचर के बारे में, वेव नेचर के बारे में। यानी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपको पढ़ना है। इस पूरे चैप्टर में यही दो पार्ट पढ़ना है। ये हम पहले से जानते हैं और ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया। अरे बोलो भाई बात समझ में आई, यहां तक क्लियर है? ठीक, ये नोट कर लेंगे, जिसने लिखा है ये नोट कर लेंगे। हो गया, हो गया सबका। अब नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन इन मेटल्स, मेटल्स के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, हेडिंग सब लोग लगाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल्स। ठीक, पहली हेडिंग इसमें, इस चैप्टर की पहली हेडिंग। अभी तो मैंने बस ये बताया कि इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है, वो मैंने बताया। एक आपको पार्टिकल नेचर के बारे में पढ़ना है लाइट के, और मैटर के वेव नेचर के बारे में, ये दो चीजें आपको पढ़नी। ठीक, बाकी अब लगाएंगे हेडिंग, लिखेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल्स। हो गया। देखिए इसी के बारे में आगे हम लोग फिर उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल्स क्या होते हैं, आपको पता है कि मेटल, जितने भी मेटल्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस शेल में रहते हैं, वैलेंस शेल मतलब आउटर मोस्ट शेल में, है ना, वो अपने एटम के साथ बहुत लूजली बाउंड रहते हैं, यानी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स के साथ नहीं बाउंड, यानी वो बिल्कुल वैलेंस शेल में यानी आउटर मोस्ट शेल में लूजली बाउंड। आ रही बात समझ में? अब अगर उसको हम लोग बाहर से उसको एनर्जी दें, कितनी एनर्जी, जितनी एनर्जी के साथ वो अपने न्यूक्लियस या अपने एटम के साथ अट्रैक्ट है, उतनी ही एनर्जी हम अगर बाहर से दे दें तो वो अपने एटम को छोड़कर क्या होगा, बाहर चला आएगा। ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन।
वो इलेक्ट्रॉन मेटल के जो उसके एटम के आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट है, और जिसको हम उसके अट्रैक्टिव फोर्स जितना लग रहा है उतनी एनर्जी अगर हम लोग बाहर से दे दे तो उस अपने मेटल को छोड़कर वो बाहर चला है। इस तरीके के इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलेंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन, है ना। जैसे मान लीजिए कोई भी मेटल सरफेस है ना, मेटल सरफेस है, ऐसे मान लीजिए ये ही मान लीजिए मेटल सरफेस है, पूरा बोर्ड मेटल है। अब इस पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना, इस पे अब अंदर भी होंगे, कुछ सरफेस पे भी होंगे, आउटर मोस्ट शेल पे होंगे। अब इस आउटर मोस्ट शेल को बाहर निकालना, तो हम कैसे निकालेंगे? जितना इसका एटम उस इलेक्ट्रॉन को पकड़े हुए है, यानी न्यूक्लियस जितना उस इलेक्ट्रॉन को जितने फोर्स के साथ पकड़े हुए या जितनी एनर्जी के साथ पकड़े हुए उतनी ही एनर्जी आप बाहर से देंगे तो इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला आएगा। एनर्जी देंगे ना बाहर से, कि यहां से कपड़ा लेके ऐसे साफ कर लेंगे, सारा इलेक्ट्रॉन गिर जाएगा। ऐसा नहीं ना, अगर इलेक्ट्रॉन इस बोर्ड से हटाना है तो ये बोर्ड जिससे हटाता हूं उसी से जो कपड़ा लेके झाड़ दे सारा इलेक्ट्रॉन गिर जाएगा। ऐसा नहीं, आपको क्या करना है? बाहर से एनर्जी देनी, और कितनी एनर्जी देनी है? जितनी एनर्जी के साथ वो अपने न्यूक्लियस से बना हुआ है, जितनी एनर्जी के साथ, और उसी एनर्जी को बोलते हैं वर्क फंक्शन। आगे बात समझे, जितनी एनर्जी देकर हम इलेक्ट्रॉन को जस्ट बाहर निकालते हैं मेटल सरफेस से, उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं वर्क फंक्शन। या हम ये बोल सकते हैं जितनी एनर्जी के साथ वो इलेक्ट्रॉन अपने एटम के साथ बंधा हुआ अट्रैक्ट है, उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, उस मेटल का वो वर्क फंक्शन। अरे बोलो भाई, बात समझ में आ रही है क्या मैं कहना चाह रहा हूं? जैसे मान लीजिए घर में जो है, जैसे लड़कों की मैं बात कर रहा हूं, है ना, लड़के रहते हैं लेकिन वो घर में अपने बधे हुए होते हैं, अपने पापा से अट्रैक्टिव फोर्स रहता है, लेकिन रहना नहीं चाहते, सोचते बाहर से कहीं कुछ मिल जाए एनर्जी, हम छोड़ के निकल लें बाहर। होता है ना ऐसा? अगर जैसे वो क्यों घर में अपने रहते हैं? इसलिए घर में रहते हैं कि वो पापा उनको पैसा दे रहे हैं, वो पैसा क्या है? एनर्जी है, उससे वो अट्रैक्ट है ना, उससे वो अट्रैक्ट है। अगर बाहर का कोई आदमी आए, उसको उतना पैसा देने पड़े और उससे एक्स्ट्रा भी पैसा दे दे ताकि वो अपनी जिंदगी भी चलाने लगे, तो क्या करने लगेगा? घर पे लात मारेगा, बाहर निकल जाएगा। हो है ना ऐसा? घर की बात नहीं, ये जैसे लड़के तो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत प्यादे के होते हैं, है ना। मैं जो है कि बात कर रहा हूं, जैसे आप देखेंगे नहीं गर्ल्स नहीं, गांव में जो है कि कुछ लोग रहते हैं जो उनके पीछे घूमते रहते हैं, है ना। उनका कोई काम नहीं रहता, कमाने धमाने का कोई काम नहीं रहता है, बस इनके पीछे जाएंगे, वो कुछ खिला दिए, है ना, तो उनको उनसे अट्रैक्ट हो जाएंगे, है ना। अब कोई दूसरा पार्टी वाला आदमी जो अपोजिट में है, वो क्या करेगा? उस आदमी को जितना वो पैसा दे रहा है, जितने को वो खिला रहा है, उतना ये बाहर से उसको खिला देगा, उसको छोड़कर इधर चला है ना। तो वो क्या कर रहा है? उसको लात मार के इधर चला है। वही काम जो है इलेक्ट्रॉन को भी अगर आप बाहर से एनर्जी देंगे तो वो उस मेटल सरफेस को छोड़कर बाहर निकल आए। समझ में आ गई बात? क्लियर है? फ्री इलेक्ट्रॉन समझ में आया क्या है? वर्क फंक्शन समझ में आया क्या है? ठीक, नेक्स्ट अब हेडिंग लिखेंगे, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर होगा। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे इलेक्ट्रॉन एमिशन। अब इलेक्ट्रॉन एमिशन क्या होता है? हेडिंग लिखेंगे इलेक्ट्रॉन एमिशन। इलेक्ट्रॉन एमिशन क्या होता है? सिंपल सी बात, एमिशन का मतलब इलेक्ट्रॉन को एमिट कराना, है ना। यानी कि मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन एमिशन।
यहां पर इलेक्ट्रॉन बहुत तरीके से एमिट कराए जा सकते हैं, लेकिन जो आपको पढ़ने हैं वो 3 तरीके, और उस 3 में से भी सिर्फ एक ही पढ़ना है। इलेक्ट्रॉन के एमिशन का जैसे पहला एक एमिशन है थर्माइनिक एमिशन। थर्माइनिक एमिशन मतलब अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन को यहां से निकाल लें, मेटल, कोई भी मेटल का सरफेस है वहां से इलेक्ट्रॉन को निकाल लें हीट देकर, यानी टेम्परेचर देकर, है ना। थर्माइनिक का मतलब क्या है, हम लोग थर्मल का मतलब हीट दे रहे हैं, यानी टेम्परेचर दे रहे हैं। अगर टेम्परेचर देंगे तो टेम्परेचर के पास भी एनर्जी होती है, यानी अगर हम मेटल सरफेस को एनर्जी टेम्परेचर के फॉर्म में दे रहे हैं, यानी कि थर्मल एनर्जी दे रहे हैं, तब इलेक्ट्रॉन अगर निकल रहा है तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, थर्माइनिक एमिशन। आ रही बात समझ में। इलेक्ट्रॉन एक चार्ज है ना, तो चार्ज को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देके भी मूव करा सकते हैं। तो दूसरा जो एमिशन है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड एमिशन, है ना, या उसको फील्ड एमिशन कहते हैं। पहला जो एमिशन है ना, अभी मैं सब लिखवा दूंगा। थर्माइनिक एमिशन पहला जो है वो आपका थर्माइनिक एमिशन है। दूसरा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड एमिशन, या फील्ड एमिशन भी इसको बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एमिशन। और तीसरा लास्ट जो आपको पढ़ना है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, है ना। थर्माइनिक में हम लोग हीट देके इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तीनों में एनर्जी देनी है, लेकिन इसमें हीट के फॉर्म में। इसमें क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी देनी, यानी यहां पर मेटल सरफेस पे इलेक्ट्रॉन है, उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देकर अगर हम इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से निकाल रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एमिशन। और तीसरा और लास्ट फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ये क्या होगा, ये मान लीजिए मेटल का सरफेस है, इससे इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो हम लाइट लाकर इस पर इंसिडेंट कराएंगे, यानी अब जो एनर्जी देंगे वो लाइट के फॉर्म में अगर हम लोग एनर्जी दे रहे हैं, यानी इसके वर्क फंक्शन से ज्यादा अगर हम लोग एनर्जी लाइट के फॉर्म में दे रहे हैं, तो इस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और उस प्रोसेस को या उस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तीनों फॉर्म में जो एनर्जी देनी है वो वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी देनी है। जो मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन होगा, यानी जितनी एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन को वो सरफेस पकड़े हुए है, उससे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी या उसके इक्वल देनी पड़ेगी अगर निकालना हो। आ रही बात समझ में। थर्माइनिक एमिशन मतलब टेम्परेचर देके हीट देके इलेक्ट्रॉन को निकालना। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब वही इलेक्ट्रिक फील्ड ही देगा, नाम में ही इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा हुआ है। और लास्ट फोटो इलेक्ट्रिक का मतलब लाइट। अगर हम लोग लाइट किसी मेटल सरफेस पे इंसिडेंट करा रहे हैं और उस मेटल सरफेस से वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी की लाइट आ रही है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन उस मेटल सरफेस को छोड़कर बाहर निकल जाएगा, और उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। समझ में आई बात, इलेक्ट्रॉन एमिशन क्या होता है और कितने तरीके के, 3 तरीके। अब मैंने बेसिक आपको बता दिया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एमिशन क्या होता है, फ्री सरफेस ऑफ मेटल क्या होता है, वो सब सारी चीजें मैंने आपको बताई। अब जो मेन चीज आज की क्लास का है वो है एक्सपेरिमेंट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट। और इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किसने किया, सबसे पहले हर्ट्ज ने किया, और फिर आए एक साइंटिस्ट लिनार्ड ने किया। बीच में भी बहुत साइंटिस्ट है, तो हम उनका एक्सपेरिमेंट एक में मिलाकर पढ़ेंगे। सबने एक ही काम किया हुआ है, लेकिन उसको डिटेल में स्टडी किसने की, लिनार्ड ने की, और वही स्टडी आपको पढ़नी है। जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का डिटेल में स्टडी मतलब एक्सपेरिमेंट जो है वो सबसे पहले हर्ट्ज ने किया था। फिर उसके बाद एक साइंटिस्ट है हेल्वाश, उन्होंने भी किया, है ना, उन्होंने कुछ बहुत अलग नहीं किया। उसके बाद आए लिनार्ड, लिनार्ड ने कुछ अलग करके दिखाया, इसीलिए आपको लिनार्ड के बारे में ही सारी चीजें पढ़नी है ना। तो अब लिखेंगे हेडिंग हर्ट्ज एंड लिनार्ड एक्सपेरिमेंट, है ना, एक ही में हम लोग करके पढ़ेंगे। एक ही एक्सपेरिमेंट ही है सबका, हम लोग एक ही में करके लिखेंगे हर्ट्ज। पहले हर्ट्ज ने किया था, फिर लिनार्ड ने उसको आकर आगे की प्रोसीड किया। हेडिंग लिखेंगे हर्ट्ज एंड लिनार्ड एक्सपेरिमेंट। हर्ट्ज और लिनार्ड का एक्सपेरिमेंट हम लोग पढ़ेंगे।
देखिए इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने दो प्लेट लिया, एक का नाम दिया कैथोड, इसको मैं सी नाम दूंगा कैथोड, या इसका दूसरा भी नाम होता है एमीटर प्लेट। कैथोड को दूसरा भी नाम है एमीटर प्लेट। और ये आपका एनोड ए है ना, इसको हम लोग और बोलते हैं कलेक्टर प्लेट, है ना, इसको हम लोग कलेक्टर प्लेट भी बोल सकते हैं। और इन दोनों प्लेट को एक इवाकुएटेड ट्यूब में रखा गया, है ना। इस ट्यूब को हम लोग बोलते हैं इवाकुएटेड ट्यूब या वैक्यूम ट्यूब भी बोलते हैं, है ना, इवाकुएटेड क्वार्ट्ज ट्यूब भी बोल सकते हैं, इवाकुएटेड क्वार्ट्ज ट्यूब, है ना। ये जो ट्यूब है, इन दोनों प्लेट को ध्यान समझिएगा, इधर जो कैथोड प्लेट है और एनोड प्लेट है, दोनों को एक ट्यूब में इन्होंने रखा, है ना। उसके बाद क्या किया, एक लाइट का सोर्स यहां पर लिया। लाइट के सोर्स से जो लाइट को क्या किया उन्होंने, इस कैथोड प्लेट पे इंसिडेंट करा। जो कैथोड प्लेट है, कैथोड प्लेट कैसा प्लेट होता है, निगेटिव की पॉजिटिव। कैथोड प्लेट कैसा होता है, निगेटिव की पॉजिटिव। कैथोड प्लेट जो होता है वो निगेटिव होता है और एनोड जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो कैथोड प्लेट निगेटिव होता है। ये देखिए निगेटिव बैटरी यहां पर एक एक्सटर्नल लगी हुई है, ये एक एक्सटर्नल कौन, ये ना, हाँ वो केमिस्ट्री में है, केमिस्ट्री में अलग है, केमिस्ट्री में थोड़ा सा डिफरेंट है। यहां पर फिजिक्स में कैथोड हमेशा जो होगा वो कैसा होगा, निगेटिव होगा, और एनोड जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, है ना। वो केमिस्ट्री में आप देखेंगे थोड़ा सा अलग होगा। तो कैथोड जो होगा वो आपका निगेटिव प्लेट होगा और एनोड जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव प्लेट। यहां पर हम ये लेके चल रहे हैं। अब अगर निगेटिव प्लेट पे, अब निगेटिव प्लेट है तो यहां पर क्या ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, मेटल है इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, है ना। अगर मान लीजिए यहां से एक लाइट का सोर्स मैं इस पे इंसिडेंट कराऊंगा, है ना, अब कितनी एनर्जी यहां पर, उन्होंने देखा कि लाइट का सोर्स यहां पर इंसिडेंट था, तो पहले इन्होंने लाइट का सोर्स जब इंसिडेंट किया तो कुछ इलेक्ट्रॉन वहां से निकल रहे, इसमें कोई करंट, एमीटर क्यों लगाया है, करंट को चेक करने के लिए, इसमें कोई करंट नहीं मिल रही। लेकिन जब देखा कि उन्होंने और एनर्जी बढ़ाई, यानी जब इस मेटल सरफेस के वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी हो गई इस लाइट की, तो इलेक्ट्रॉन यहां से निकलने लगे। इलेक्ट्रॉन यहां पर निकलकर यहां पर अभी रुके ही थे कि ये एनोड कैसा प्लेट है, पॉजिटिव। तो भैया इलेक्ट्रॉन जो यहां पर निकलेंगे वो उसको अट्रैक्ट कर लेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकले थे वो इलेक्ट्रॉन क्या इधर मूव करने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन जो इधर मूव करने लगेंगे एनोड प्लेट की तरफ। और ये इलेक्ट्रॉन जो है आगे की तरफ मूव करने लगेंगे और कहां चले जाएंगे, एनोड प्लेट पे। और उसके साथ ही ये पूरी एक सर्किट कंप्लीट हो जाएगी। और जब सर्किट कंप्लीट होगी तो इसमें क्या हो जाएगा, करंट फ्लो करने लगेगा। आ रही बात में, मतलब इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आया, यहां से यहां आया, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करती है। तो इसमें एमीटर में डिफ्लेक्शन हुआ तो उन्होंने देखा कि यहां से इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब निकल गए। ये एमीटर क्यों लगाया, वो चेक करने के लिए कि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है कि नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तभी तो इसमें करंट आएगा, है ना। तो उन्होंने ये करके दिखाया है कि लाइट से भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है। यानी इनका एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सपेरिमेंट, यानी हर्ट्ज एंड लेनार्ड का जो एक्सपेरिमेंट है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ही ऊपर है। आ रही बात समझ में। तो यहां से देखिए हम लोग क्या करेंगे, सॉरी, जो हर्ट्ज एंड लेनार्ड ने क्या किया, उन्होंने सोर्स से एक लाइट को कलेक्टर प्लेट, सॉरी एमीटर प्लेट पे, यानी कैथोड प्लेट पे, इसका नाम एमीटर क्यों दिया, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन एमिट होता है, और इसको कलेक्टर क्यों दिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ये कलेक्ट करता है।
तो यहां से जब लाइट फोर्स इंसिडेंट करेगी इसके वर्क फंक्शन से ज्यादा, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये एनोड वाला प्लेट इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये पूरी एक सर्किट बन जाएगी। लाइट यहां से आती रहेगी, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलता रहेगा, वो इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करता रहेगा, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट मूव करती रहेगी। ये एक्सपेरिमेंट हर्ट्ज और लेनार्ड ने किया। पहले एक्सपेरिमेंट हर्ट्ज ने किया, फिर लेनार्ड ने इस पर डिफरेंट तरीके की स्टडी की। क्या क्या स्टडी की उन्होंने 3 स्टडी की। जो लेनार्ड थे उन्होंने 3 स्टडी की, उसी में पूरा चैप्टर है। 3 स्टडी की, उसके बाद में हम लोग ग्राफ वगैरह पढ़ेंगे, डिटेल में मैं दिखाऊंगा आपको थ्योरी कि क्या है। उन्होंने पहले इस एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया किसने था, हर्ट्ज ने, और उसके बारे में आगे प्रोसीड मतलब आगे डिटेल में किसने स्टडी की, लेनार्ड ने। लेनार्ड ने क्या स्टडी की कि सबसे पहले उन्होंने क्या किया, जो कलेक्टर और एमीटर और कलेक्टर प्लेट है, ये एमीटर प्लेट कलेक्टर प्लेट दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई है, बैटरी अप्लाई, मतलब दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा। दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको उन्होंने चेंज किया, पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाया, पोटेंशियल डिफरेंस को कम किया, तब देखा कि इस एमीटर में जो करंट का डिफ्लेक्शन हो रहा है वो क्या शो कर रहा है। यानी फोटो इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में उन्होंने ग्राफ देखा। उन्होंने सारी चीजें फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे ही देखी, लेकिन उन्होंने कुछ चेंज करके देखा। सबसे पहले स्टडी में उन्होंने क्या चेंज किया, कलेक्टर और एमीटर और कलेक्टर प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज करके देखा। पहली स्टडी उनकी ये थी, है ना। दूसरी स्टडी उन्होंने क्या की, दूसरी स्टडी उन्होंने इस लाइट की जो इंटेंसिटी है, जो लाइट यहां से आ रही है, जो इंटेंसिटी यहां से लाइट की आ रही है उसको चेंज करके देखा। इंटेंसिटी क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। 1 सेकंड में कितनी एनर्जी अपॉन एरिया ट्रेवल कर रही है 1 मीटर स्क्वायर, है ना। 1 सेकंड में 1 मीटर स्क्वायर में कितनी एनर्जी ट्रेवल करती है, उसको एनर्जी नहीं होती, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। आगे बात समझ में। दूसरी चीज उन्होंने ये स्टडी की। तीसरी स्टडी उन्होंने क्या की, इस लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज किया। लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज किया। लाइट के पास जो एनर्जी होती है, अभी आगे आप देखेंगे, है ना, आइंस्टाइन प्लैंक्स ने भी बताया, प्लैंक्स ने ये चीज बताई है कि लाइट के पास जो एनर्जी होती है, अगर उसके पास फ्रीक्वेंसी न्यू है तो एनर्जी कितनी होगी, लाइट के पास अगर फ्रीक्वेंसी न्यू है तो उसके पास एनर्जी कितनी होगी, एच न्यू, है ना। ये लाइट की एनर्जी होती है, लाइट की एनर्जी जो होगी एच न्यू, ये प्लैंक्स ने बताया अपनी थ्योरी में, है ना। अभी आगे मैं बताऊंगा। तो अगर न्यू हम लोग चेंज कर रहे हैं तो लाइट की एनर्जी चेंज हो रही है, और लाइट की एनर्जी जब चेंज होगी यानी हम लाइट की एनर्जी बढ़ा रहे हैं। अगर न्यू को हम बढ़ा रहे हैं तो लाइट की एनर्जी हम बढ़ा रहे हैं, और लाइट की एनर्जी जब बढ़ेगी तब उन्होंने देखा कि इस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है ना। यानी कि उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक करंट का वेरिएशन के बारे में स्टडी की। क्या क्या चेंज करके, पहले वाले स्टडी में उन्होंने इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज किया, दूसरे वाले में उन्होंने लाइट की इंटेंसिटी को चेंज किया, और तीसरे वाले में उन्होंने लाइट की एनर्जी को चेंज किया। 3 चीजें, हम भाई एनर्जी मतलब फ्रीक्वेंसी, लाइट की फ्रीक्वेंसी को चेंज, ये 3 चीजें अलग अलग चेंज करके उन्होंने देखा कि जो उसमें करंट फ्लो कर रही है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। समझ में आया क्या पढ़ना है हमको हर्ट्ज एंड लेनार्ड एक्सपेरिमेंट में, समझ में आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले ये डायग्राम बना लें, हर्ट्ज एंड लेनार्ड एक्सपेरिमेंट में डायग्राम बना लिया, ठीक। ये पॉइंट समझ में आया। अच्छा, उन्होंने और भी क्या स्टडी किया, उन्होंने ये किया, उन्होंने इसको उसके बाद ये लाइट के इंसिडेंट, लाइट का जो इस पे इंसिडेंट हो रहा था उसको स्टॉप कर दिया, मतलब रोक दिया। तो देखा इसमें कोई करंट नहीं है। इसका मतलब कि जब तक लाइट इस पे फॉल करेगी, जब तक लाइट इस पे इंसिडेंट करेगी, तब तक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। जैसे ही लाइट यहां से निकलना बंद हो जाएगी, वैसे ही इलेक्ट्रॉन, लाइट यहां पर इंसिडेंट करना बंद हो जाएगी, वैसे ही इलेक्ट्रॉन का निकलना भी बंद हो जाएगा। ये भी उन्होंने देखा। दूसरी चीज, उन्होंने एनोड प्लेट पे भी इंसिडेंट करा के देखा, तो क्या होगा बताइए। अगर वो एनोड प्लेट, एनोड भी तो एक मेटल है, तो उसके पास भी तो इलेक्ट्रॉन है ना। तो उन्होंने लाइट को एनोड प्लेट पे करा, तो वहां से भी इलेक्ट्रॉन निकला, लेकिन अट्रैक्ट नहीं होगा। वेरी गुड। लेकिन ये कैथोड कैसा प्लेट है, नेगेटिव प्लेट है, तो ये एनोड इसको क्या करेगा,
सॉरी ये कैथोड इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट नहीं करेगा और रिपेल ही करेगा, तो इसमें करंट का फ्लो नहीं होगा। ये भी उन्होंने ऑब्जर्व किया। अरे बोलो भाई बात समझ में आई? एनोड प्लेट है वहां से भी निकलेगा लेकिन वो अट्रैक्ट नहीं होगा क्योंकि कैथोड निगेटिव प्लेट और निकल रहा इलेक्ट्रॉन, तो निगेटिव को अट्रैक्ट थोड़ी ना करे। समझ में आ रही बात? अरे आ रही कि नहीं आ रही? नींद में लग रहे हैं आप? पानी उनी पीजिए, लिखिए जल्दी से दूसरा और तीसरा पॉइंट लिखिए। देखिए अब ये जो एक्सपेरिमेंट है ना, ये जो एक्सपेरिमेंट है आपका, ये जो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है, ये यूज किया गया किसके बारे में स्टडी? फोटो इलेक्ट्रिक करंट की स्टडी की गई। किसके साथ? सबसे पहला किसका? विथ किसके साथ? विद द इफेक्ट ऑफ, क्या चेंज किया गया सबसे पहले? पोटेंशियल डिफरेंस। किसके किसके बीच का? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैथोड एंड एनोड। कैथोड और एनोड के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज करके उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक करंट की स्टडी की। किसने की? लेनार्ड ने। आ रही बात समझ में? दूसरा उन्होंने क्या स्टडी किया? फोटो इलेक्ट्रिक करंट के ही बारे में स्टडी की, लेकिन किसको चेंज करके? विद द इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ, किसकी इंटेंसिटी? लाइट की या रेडिएशन की, हम कुछ भी कह सकते हैं, इंटेंसिटी ऑफ। और तीसरा उन्होंने क्या चेंज किया? द इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, विद द इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ये तीन स्टडी उन्होंने ये की और यही तीनों स्टडी इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हम लोग अभी पढ़ेंगे। ठीक ना? तो अब ये तीनों पॉइंट लिख लीजिए। ठीक है, अब सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे, है ना? डायग्राम ये आप ध्यान में रखेंगे, है ना? सबसे पहले हेडिंग लिखिए, सबसे पहली हेडिंग द इफेक्ट ऑफ, तीन आपको एक्सपेरिमेंट पढ़नी। पहले द इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैथोड एंड एनोड ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। किस पे हम लोग को पढ़ना है? फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे क्या इफेक्ट होगा? द इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैथोड एंड एनोड ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ये पहली हेडिंग हमारी इंपॉर्टेंट है ना? तीन स्टडी के बारे में पढ़ना है, वही तीनों आज हम लोग पढ़ के घर चल लेंगे। ठीक, बस यही तीन स्टडी करनी। कल आएंगे हम लोग कुछ दूसरा पढ़, है ना? नोट करिए। The effect of potential difference between cathode and anode on photoelectric current, है ना? हम पोटेंशियल डिफरेंस को अगर चेंज करेंगे तो क्या होगा? लेनार्ड ने इसके बारे में एक्सपेरिमेंट। अब देखिएगा, ये लाइट की इंटेंसिटी और लाइट की एनर्जी में कुछ नहीं चेंज किया जा रहा, वो सेम है, वो कांस्टेंट है ना? इधर देखिए ध्यान से, अगर इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चेंज किया गया, अगर पोटेंशियल डिफरेंस चेंज किया गया, मान लीजिए मैं इसका पोटेंशियल, अब पोटेंशियल डिफरेंस कैसे चेंज करना है? किसी का भी एक का पोटेंशियल चेंज कर दीजिए। इसका पोटेंशियल मैं मान ले रहा हूं आपका कुछ भी कांस्टेंट मान लीजिए, कोई भी मान लीजिए, इसका 0 में मान लीजिए। अब उसके रेस्पेक्ट में मैं इसका चेंज कर रहा हूं, अगर इसका 1 होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस 1 होगा। इजी के लिए मैं 0 माना, इसका कुछ भी हो सकता है। आ रही बात में, ये निगेटिव है तो इसका निगेटिव पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? वो लोअर पोटेंशियल पे, ऐसा नहीं कि वो निगेटिव है। मान लीजिए इसका 2 वोल्ट है और इसका 5 वोल्ट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट है। ये मान लीजिए -3 वोल्ट है, ये मान लीजिए 5 वोल्ट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस 8 का हुआ। समझ में आ रही बात? तो ये कुछ भी हो सकता है। निगेटिव का मतलब वो लोअर पे है और पॉजिटिव मतलब ये हायर पोटेंशियल। तो मैं मान ले रहा हूं ये 0 पे, इजी के लिए, और इसका पोटेंशियल मैं बढ़ा रहा हूं, चेंज कर रहा हूं, बढ़ा भी सकता हूं, कम भी कर सकता हूं। तो अब इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा। इसको मैंने इजी के लिए 0 मान लिया। अब इसका अगर पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग चेंज करेंगे, मान लीजिए पहले मैं इंक्रीज कर रहा हूं, पोटेंशियल डिफरेंस अगर मैं इंक्रीज करूंगा तो ये देखा गया कि यहां से इलेक्ट्रॉन जो आ रहा था
एक सेकंड में वो बढ़ रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ रही है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाया जाएगा, इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता है आपको क्या होता है? या वर्क डन का फॉर्मूला पता है क्या होता है? अगर चार्ज Q और पोटेंशियल डिफरेंस V दिया जा रहा है तो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा हुआ है, मैग्नेटिज्म में पढ़ा हुआ है, EMI में पढ़ा हुआ है, AC में पढ़ा हुआ है। Q इज इक्वल टू E, U इज इक्वल टू QV, चार्ज इंटू पोटेंशियल। चार्ज को अगर पोटेंशियल में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर मैं पोटेंशियल बढ़ाऊंगा तो चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, और पोटेंशियल एनर्जी बढ़े मतलब काइनेटिक एनर्जी वही कन्वर्ट। पोटेंशियल एनर्जी मतलब आप ये कह सकते हैं कि वर्क डन बढ़ेगा। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब कि वर्क डन बढ़ा। अगर मैं इसका पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाऊंगा तो जो यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसका वर्क डन बढ़ेगा। वर्क डन बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। आ रही बात समझ में? तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही मतलब इसकी स्पीड बढ़ रही है, यानी एक सेकंड में जो इलेक्ट्रॉन यहां पर आ रहा है वो बहुत तेजी से आ रहा है, यानी ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं एक सेकंड। समझ में आ रही बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अगर इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी मतलब इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ेगी। स्पीड बढ़ेगी तो एक सेकंड में इलेक्ट्रॉन यहां बहुत ज्यादा आएंगे। पहले मान लीजिए एक सेकंड में 10 आ रहे थे तो अब एक स्पीड बढ़ गई तो एक सेकंड में 20 आएंगे। अब इलेक्ट्रॉन यहां से ज्यादा आ रहे हैं, अगर एक सेकंड में इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ रहे हैं तो क्या बढ़ गया? एक सेकंड में इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते क्या है? करंट बोलते हैं ना। अरे एक सेकंड में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, चार्ज अपॉन टाइम क्या होता है? करंट ना। एक सेकंड में इलेक्ट्रॉन मतलब करंट। तो एक सेकंड में अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, एक सेकंड में अगर चार्ज का फ्लो बढ़ गया तो मतलब क्या बढ़ गया? करंट बढ़ गया। तो लेनार्ड ने यह देखा कि भैया जब इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाया गया तो यहां से फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गई? बढ़ गई। समझ में आ रही बात? तो उन्होंने कुछ ग्राफ बनाए इस तरीके से, वो मैं ग्राफ आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है ना। इधर आपका है फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट मान लीजिए 0 में मान ले रहा हूं, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस है। और इधर मान लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई V, है ना। ये पोटेंशियल डिफरेंस चेंज किया, दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। तो यहां से अगर मान लीजिए कुछ पोटेंशियल अप्लाई किया, या पोटेंशियल ऑफ द कैथोड प्लेट ये अप्लाई किया गया, है ना। अब पोटेंशियल जब उन्होंने बढ़ाया तो देखा कि यहां से करंट कुछ इस तरीके से बढ़, करंट बढ़ रही थी, लेकिन कुछ देर बाद जाने के बाद ये जो करंट है ये कांस्टेंट हो गई। कुछ देर बाद जाने के बाद ये करंट कांस्टेंट हो गई। पहले तो करंट बढ़ी, है ना, करंट पहले बढ़ी और बढ़ने के बाद लेकिन कुछ देर बाद कांस्टेंट हो गई, और उस कांस्टेंट करंट को हम लोग सैचुरेशन करंट बोलते हैं। इसको हम लोग सैचुरेशन करंट बोलते हैं। अभी क्यों ये कांस्टेंट हुई वो मैं बता रहा हूं मेरे भाई। जो करंट होती है वो एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा उसी से होगा। पोटेंशियल डिफरेंस अगर मैं बढ़ाऊंगा, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाऊंगा तो क्या यहां से इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं वो बढ़ रहे हैं? अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहा हूं तो यहां से जो प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो बढ़ रहे हैं? नहीं, जो इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं उनकी स्पीड बढ़ रही है। एक सेकंड में इलेक्ट्रॉन जो निकल चुके हैं वो यहां पहुंच रहे हैं, तो जो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो तो कांस्टेंट है ना। वो तो यहां से जो लाइट आ रही है उस पर डिपेंड करेगा कि कितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इसको तो हमने फिक्स किया हुआ लाइट को। तो इलेक्ट्रॉन जो यहां से अगर पहले भी 10 निकल रहे थे तो अभी भी 10 निकल रहे हैं, लेकिन पहले एक सेकंड में अगर 2 पहुंच रहे थे तो अब एक सेकंड में 4 पहुंच रहे हैं। यानी एक सेकंड में इलेक्ट्रॉन ज्यादा पहुंच रहा है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने पहले थे उतना अभी भी है। आ रही बात समझ में?
तो अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाऊंगा तो स्पीड तो बढ़ेगी, लेकिन जब सारे इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएंगे तो फिर करंट क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। फिर वही इलेक्ट्रॉन इसमें फ्लो करने लगेगा, यानी वो करंट क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, सैचुरेट हो जाएगी, उससे ज्यादा करंट नहीं बढ़ेगा। बोलो मेरे भाई, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब अगर मैं इस पोटेंशियल को निगेटिव दूं, यानी इस प्लेट को इसके रिस्पेक्ट में मैं निगेटिव दे रहा हूं, आ रही बात समझ? इस प्लेट के पोटेंशियल को मैं इस प्लेट के रिस्पेक्ट में निगेटिव, यानी इसका पोटेंशियल डिफरेंस अब कम कर रहा हूं, अपोजिट डायरेक्शन। अब अपोजिट डायरेक्शन में देखूंगा तो करंट जो होगी वो क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। करंट जो हो गई वो देखा गया डिक्रीज कर रही है, और डिक्रीज करके देखा गया एक पोटेंशियल पर एक ऐसा पोटेंशियल मिला, यानी इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस एक ऐसा मिला जहां पर करंट क्या हो गई, जीरो। क्यों? क्योंकि अब अगर मैं इसका पोटेंशियल निगेटिव कर दूंगा, इधर गया तो मतलब क्या किया, निगेटिव किया, निगेटिव कर दिया ना, इधर गया। अब पोटेंशियल निगेटिव कर दिया तो जो इलेक्ट्रॉन यहां से आ रहे थे उसकी स्पीड धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा कि नहीं करेगा, रिपेल करेगा कि नहीं करेगा। ये जो ये वाला प्लेट है, कलेक्टर प्लेट, एनोड, जो यहां से इलेक्ट्रॉन आ रहे थे उनको अब रिपेल करना लगेगा, क्योंकि इसका पोटेंशियल मैंने क्या कर दिया, निगेटिव कर दिया। तो रिपेल करेगा भैया इस इलेक्ट्रॉन, ये जो है इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, धीरे धीरे रुकना बंद कर जाएंगे। फिर एक ऐसा पोटेंशियल आएगा जहां पर ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन रुक जाएंगे, ये इसको अट्रैक्ट नहीं करेंगे, और उस पोटेंशियल को हम लोग बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, वी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, या कट ऑफ पोटेंशियल, जहां पर पूरा का पूरा करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा।